तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं राहुल सिंह राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल, जिसका नाम क्या है, क्रैक कॉम्पिटिशन विद RSR। तो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी इन भारत का भूगोल पार्ट 4। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भारत का भौगोलिक विभाजन। तो चलिए इंतजार की घड़ियों का सत्यानाश करते हुए आज का हमारा ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो गाइज, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, लघु हिमालय के अंदर पाए जाने वाले घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? इनको क्या कहते हैं? तो ये जो लघु हिमालय के अंदर घास के मैदान पाए जाते हैं, इनको जम्मू कश्मीर में कहते हैं मर्ग। ये मार्ग नहीं है, ये मर्ग है। इसको आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ये मार्ग नहीं है, ये मर्ग है। तो ये जो लघु हिमालय के अंदर घास के मैदान पाए जाते हैं, इनको जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं मर्ग। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में कितने प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं? तो कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं 2 प्रकार के। और इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं मर्ग। और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो सोनमर्ग और दूसरा क्या है, गुलमर्ग। तो ये 2 प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के अंदर। यानी ये जो लघु हिमालय के अंदर घास के मैदान पाए जाते हैं, इनको जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। कौन कौन से? सोनमर्ग और दूसरा क्या है, गुलमर्ग। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा, लघु हिमालय में पाए जाने वाले मैदानी क्षेत्रों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर में तो इनको मर्ग कहते हैं, और उत्तराखंड में इनको क्या कहते हैं? उत्तराखंड में कहते हैं इनको द्वार। और वो कौन कौन से हैं? एक तो हरिद्वार है, और ऐसे कई द्वार हैं कहाँ पर? उत्तराखंड के अंदर। और ये जो घास के मैदानी क्षेत्र होते हैं, इनको क्या कहते हैं? द्वार, उत्तराखंड के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, उत्तराखंड में दून किसको कहा जाता है? तो ये जो लघु हिमालय में पाए जाने वाले घास के मैदान हैं, इनको उत्तराखंड में द्वार के अलावा दून भी कहा जाता है। और दून कौन सा? देहरादून। और ये जो घास के मैदान हैं, इनको और भी कई नामों से बुलाया जाता है। तो वो क्या है? एक तो बुयाल और दूसरा क्या है, पयाल। यानी इनको दून भी कहते हैं, इनको द्वार भी कहते हैं। और इनका एक तीसरा और चौथा नाम और है। वो क्या है? तो तीसरा है बुयाल और चौथा क्या है, पयाल। यानी इनको बुयाल और पयाल भी कहा जाता है। किसको? ये जो घास के मैदान पाए जाते हैं कहाँ पर? लघु हिमालय के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, हिमालय वाले क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कौन से भाग में पाया जाता है? तो वो कौन से भाग में पाया जाता है? तो हिमालय वाले जो क्षेत्र हैं, उनके अंदर सबसे अधिक जनसंख्या जो घनत्व है, वो किसके अंदर पाया जाता है? तो वो पाया जाता है लघु हिमालय के अंदर। यानी ये जो उत्तराखंड, देहरादून वाला जो क्षेत्र है, ये जो हरिद्वार वाला क्षेत्र है, यहीं पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। यानी सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है कहाँ पर? लघु हिमालय के अंदर। ये जो हिमालय वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये जो ट्रांस हिमालय है, महान हिमालय है, लघु हिमालय है और जो शिवालिक हिमालय है, वहाँ में इन सब के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है, वो किसके अंदर पाया जाता है? वो लघु हिमालय के अंदर ही पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है यहाँ पर, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है और यह कहाँ पर स्थित है? तो ये जो माउंट एवरेस्ट है, इसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। कहीं कहीं पर ये 8,848 मीटर भी लिखी हुई है। तो ये जो 1-2 का डिफरेंस है वो चलता रहता है, लेकिन ये जो अप्रोक्स ऊंचाई है इसकी, वो कितनी है? 8,850 मीटर। और ये कहाँ पर है? ये भारत के अंदर नहीं है, ये है नेपाल के अंदर। और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, यानी वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है। कौन सी? माउंट एवरेस्ट। ये पर्वत नहीं है, ये एक चोटी का नाम है। यानी ये कोई पर्वत नहीं है, ये एक पर्वत चोटी का नाम है। क्या? माउंट एवरेस्ट। और ये पूरे विश्व की सबसे ऊँची चोटी है। कई लोग इसको भारत की सबसे ऊँची चोटी मान लेते हैं, लेकिन ये भारत में नहीं है। ये कहाँ पर है? ये नेपाल के अंदर है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? वो है 8,850 मीटर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है यहाँ पर, कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो कंचनजंगा कहाँ पर है? तो वो है सिक्किम के अंदर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो वो है 8,598 मीटर। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा है, यानी पर्वत चोटी कौन सी है? वो है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन वो वर्तमान के अंदर भारत के अंदर नहीं है। वो कहाँ पर है? वो लद्दाख के अंदर है। लेकिन वो कौन से क्षेत्र में है? वो पीओके वाले क्षेत्र में है, यानी जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके अंदर स्थित है। तो वो
वर्तमान के अंदर पूरी तरह से भारत के अंदर नहीं है, वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर है। लेकिन ये जो कंचनजंगा है ये भारत के अंदर है। और अगर हमें वास्तव में अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी बतानी हो तो हम लोग किसको बता सकते हैं, तो हम लोग बता सकते हैं कंचनजंगा को। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है सिक्किम के अंदर। और इसकी ऊंचाई कितनी है, वो है 8,598 मीटर। वैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है K2 या गोडविन ऑस्टिन। लेकिन अगर हमें वास्तव में पूछा जाए कि वर्तमान में जो भारत के अंदर है वो कौन सी है, तो वो है कंचनजंगा। और वो कहाँ पर है, वो सिक्किम के अंदर है। लेकिन अगर हमें भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो हम लोग क्या बताएंगे, K2 या गोडविन ऑस्टिन। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा मकालू पर्वत कहाँ पर स्थित है और इसकी ऊंचाई क्या है। तो ये जो मकालू पर्वत है ये कहाँ पर है, ये भी है नेपाल के अंदर। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो वो है 8,481 मीटर। गाइज ये कुछ हिमालय के महत्वपूर्ण जो पर्वत चोटियाँ हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ और उनकी ऊंचाई भी यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो इनको आप लोग अपनी कॉपी में ज़रूर से नोट कीजिएगा, क्योंकि ये आपसे एज इट इज़ एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कौन सा पर्वत कहाँ पर है और उसकी ऊंचाई कितनी है। ये थोड़ा सा एक दो का डिफरेंस चलता रहता है, लेकिन आप लोग इसको ज़रूर से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपसे एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपके लिए जो सारे हिमालय के जो इम्पोर्टेंट माउंटेन पीक्स हैं वो यहाँ पर लेकर आया हूँ, उनके जगह और उनकी ऊंचाई के साथ में। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है धौलागिरी पर्वत कहाँ पर स्थित है और इसकी ऊंचाई क्या है। तो ये जो धौलागिरी पर्वत है वो कहाँ पर है, तो ये जो धौलागिरी है वो है नेपाल के अंदर। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो वो है 8,172 मीटर। यानी नेपाल के अंदर हमने कितने पर्वत देख लिए, हमने 3 पर्वत देख लिए हैं। कौन कौन सा, एक तो माउंट एवरेस्ट देखा हमने, एक धौलागिरी देखा, और ये जो पीछे हमने देखा था कौन सा, मकालू पर्वत, ये भी कहाँ पर है, ये भी है नेपाल के अंदर। और इसकी ऊंचाई कितनी है, वो है 8,481 मीटर। और ये जो धौलागिरी पर्वत है इसकी ऊंचाई कितनी है, ये है 8,172 मीटर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है नंगा पर्वत कहाँ पर स्थित है। ये आप इसके नाम पर नहीं जाएं, ये भावनाओं में बहने की ज़रूरत नहीं है। ये एक पर्वत का नाम है जो कहाँ पर स्थित है, जो है जम्मू कश्मीर के अंदर। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो वो है 8,126 मीटर। यानी जो नंगा पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है, वो है जम्मू कश्मीर के अंदर और इसकी ऊंचाई है 8,126 मीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक है, तो इसको आप लोग ज़रूर से याद करिएगा, क्योंकि ये बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसको ज़रूर से नोट कर लीजिएगा और आप इसको इम्पोर्टेंट भी लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। कौन सा, ये जो नंगा पर्वत मैंने आपको बताया कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,126 मीटर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ पर स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है। तो ये कहाँ पर है, तो ये जो अन्नपूर्णा पर्वत है ये भी कहाँ पर है, ये भी है नेपाल के अंदर। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो वो है 8,078 मीटर। तो इसको भी ज़रूर से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो अन्नपूर्णा पर्वत है ये भी बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इसकी ऊंचाई भी पूछ ली जाती है। और ये कहाँ पर है, इसकी ऊंचाई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी ये जो इसकी जगह है, यानी ये कहाँ पर स्थित है वो पूछ लिया जाता है। तो ये ज़रूर से याद कर लीजिएगा। ये कहाँ पर है, ये भी है नेपाल के अंदर। तो नेपाल के अंदर हमने अब तक 4 पर्वत देख लिए हैं। कौन सा, ये जो वो पहले मकालू देखा था, ये अन्नपूर्णा देखा, फिर धौलागिरी देखा, और जो सबसे वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है कौन सी, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कौन सा, माउंट एवरेस्ट। और उसकी ऊंचाई कितनी थी, तो वो थी 8,848 या 8,850 मीटर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नंदा देवी पर्वत कहाँ पर स्थित है और इसकी ऊंचाई क्या है। तो ये जो नंदा देवी पर्वत है ये कहाँ पर है, ये है 7,817 मीटर। अगर आप लोग जो सौरभ जोशी है उसके व्लॉग्स देखते होंगे तो वो बार बार इसकी बात करते रहते हैं। कौन से पर्वत की, ये जो नंदा देवी है। और कई जो व्लॉगर होते हैं जो यूट्यूब पर व्लॉगिंग करते हैं, ट्रैवल व्लॉग्स बनाते हैं, वो इनको दिखाते भी हैं। आपने देखा भी होगा जो सौरभ जोशी है वो कई बारी इस पर्वत पर, ये जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं इन पर जाते रहते हैं और वो इसके बारे में भी कई बार बात करते हैं। तो ये भी आपने देखा होगा, कौन सा, नंदा देवी। लेकिन और ये है कहाँ पर, ये है उत्तराखंड के अंदर। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो वो है 7,817 मीटर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है कॉमेट पर्वत कहाँ पर स्थित है और इसकी ऊंचाई क्या है। तो ये कॉमेंट नहीं है, ये कॉमेट है, यानी इसको कामेट भी बोल सकते हैं हम, या इसको कॉमेट भी बोल सकते हैं। लेकिन ये कॉमेंट नहीं है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है गाइज,
क्योंकि कई जो चीज़ें हैं वो टाइपिंग में आ नहीं पाती, उसकी हिंदी ट्रांसलेशन इतनी हो नहीं पाती ना, तो वो कई चीज़ें थोड़ी सी मिसप्रिंट हो जाती हैं। जैसे कि वो पहले हुआ था, वो जो मर्ग लिखना चाह रहा था लेकिन वो मार्ग आ गया था, और यहाँ पर ये जो कामेट या कोमेट पर्वत जो है उसको यहाँ पर कोमेट लिख दिया गया है, लेकिन ये कामेट है। और ये जो कामेट पर्वत है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भी कहाँ पर है, ये भी है उत्तराखंड के अंदर, और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो वो है 7,817 मीटर। तो इसको भी आप लोग ज़रूर से याद करिएगा, क्योंकि ये भी 2-3 बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नामचा बरुआ पर्वत कहाँ पर स्थित है और इसकी ऊंचाई क्या है। तो ये जो नामचा बरुआ है ये सबसे ईस्ट में स्थित है, तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कहाँ पर होगा। तो ये जो नामचा बरुआ पर्वत है ये कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्वत है गाइज। आप सोचेंगे कि मैं सारे पर्वत ही इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, तो गाइज मैं जो यहाँ पर सारे पर्वत जो आपको बता रहा हूँ, जो मैंने अभी तक आपको बताए हैं, वो सारे जो पर्वत मैंने जो आपको बताए और उनकी ऊंचाई बताई वो आपकी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। इसीलिए मैं सबके आगे इम्पोर्टेंट लगाने के लिए आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स हैं और ये बार बार आपके एग्ज़ाम में रिपीट होती रहती हैं। इसीलिए मैं ये बार बार आपको बता रहा हूँ कि आप लोग इनको नोट ज़रूर से कर लीजिएगा। तो ये जो नामचा बरुआ पर्वत है ये सबसे ईस्ट में स्थित है, और ये कहाँ पर है, ये है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये भारत का भी सबसे ईस्टर्न पॉइंट है। यहाँ पर कौन सा, किबिथु या वालांगू। तो ये जो नामचा बरुआ पर्वत है ये वहीं पर स्थित है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो वो है 7,756 मीटर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है गुरुला मंदाता पर्वत कहाँ पर स्थित है और इसकी ऊंचाई क्या है। तो ये जो गुरुला मंदाता है ये भी कहाँ पर है, ये भी है नेपाल के अंदर। तो हमने कितनी सारी जो माउंटेन पीक्स हैं वो देख ली है जो नेपाल के अंदर स्थित है। तो नेपाल सबसे इम्पोर्टेंट है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा माउंटेन पीक्स हैं। जो इम्पोर्टेंट माउंटेन पीक्स है वो कहीं कहाँ पर है, वो सारी नेपाल के अंदर ही हैं। और जो भारत, जो पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो भी कहाँ पर है, वो भी है नेपाल के अंदर। कौन सा, माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई कितनी, 8,848 या 8,850 मीटर। तो चलिए ये जो गुरुला मंदाता पर्वत है वो भी कहाँ पर स्थित है, तो वो भी है नेपाल के अंदर, और इसकी ऊंचाई कितनी है, वो है 7,728 मीटर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट है K2 या गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई क्या है और यह कहाँ पर स्थित है। ये जो K2 या गॉडविन ऑस्टिन है ये क्या है, ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, लेकिन ये वर्तमान में भारत के अंदर नहीं है। ये कहाँ पर है, ये POK वाले रीजन के अंदर है, यानी जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है ये वहाँ पर स्थित है। और वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो मैंने आपको बताई थी, वो है कंचनजंगा, और वो कहाँ पर स्थित है, तो वो है सिक्किम के अंदर। तो ये जो K2 या गॉडविन ऑस्टिन है इसकी ऊंचाई क्या है और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो K2 है इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर, और ये कहाँ पर स्थित है, ये लद्दाख के अंदर है। लेकिन ये लद्दाख के अंदर POK वाले रीजन में है, यानी पाक जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उसके अंदर ये K2 या गॉडविन ऑस्टिन जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है जो पूर्ण रूप से भारत में स्थित है। तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि जो मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ क्या, वो है कंचनजंगा। तो ये जो भारत का सबसे वर्तमान के अंदर जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो पूर्ण रूप से भारत के अंदर है, यानी जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर नहीं है, जो भारत के अंदर ही है, और वो कौन सा है, वो है कंचनजंगा। और ये कंचनजंगा उत्तराखंड में नहीं है, ये कंचनजंगा कहाँ पर है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये कहाँ पर है, ये सिक्किम के अंदर है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो वो है 8,598 मीटर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ है। तो यानी जो मैंने आपको बताया था कल, सबसे भारत का जो भौगोलिक विभाजन है वो कितने भागों में किया गया था, तो वो किया गया था 6 भागों में। कौन कौन से, एक तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, फिर आया था हमारा उत्तर का विशाल मैदान, फिर था थार मरुस्थल, और उसके बाद में 5वां था हमारा प्रायद्वीपीय भारत, चौथा था हमारा प्रायद्वीपीय भारत, फिर 5वां था तटीय मैदान, और छठा क्या था, द्वीप समूह। तो जो दूसरे नंबर पे था जो उत्तर का विशाल मैदान था उसका निर्माण कैसे हुआ है, तो उसका निर्माण कैसे हुआ है, तो उसका निर्माण हुआ है नदियों से। और मुख्य रूप से कौन सी नदियाँ इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो वो कौन सी हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो उत्तर के
विशाल मैदान के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। यानी जो दो नदियां हैं, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है और इनकी जो सहायक नदियां हैं, उनसे ही उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। और ये नदियां कहाँ से आती हैं? तो ये आती हैं हिमालय से। यानी जो हिमालय वाला जो क्षेत्र है उससे जो नदियां नीचे आती हैं उसी से निर्माण हुआ है किसका? उत्तर के विशाल मैदान का। और इसको पंजाब और हरियाणा का मैदान भी बोला जाता है। वो किस साइड है? वो राजस्थान के अंदर भी उसका कुछ भाग है और पंजाब और हरियाणा के अंदर उसका भाग है। कौन सा? और वो पंजाब और हरियाणा का जो मैदान है वो किससे बना है? वो सिंधु सतलज और उसकी सहायक नदियों से बना है। और ये जो उत्तर का विशाल मैदान है, यानी जो यूपी झारखंड वाला जो क्षेत्र है वो किससे बना है? वो बना है गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों से इसका निर्माण हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? उत्तर के विशाल मैदान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो कितने में किया गया है? तो इसको क्यों नहीं रहा? इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? फर्स्ट है भावर प्रदेश, इसके बाद में दूसरा है तराई प्रदेश, इसके बाद में तीसरा आता है बांगर प्रदेश और चौथा क्या है? खादर प्रदेश। यानी जो उत्तर का विशाल मैदान है, यानी जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है? यानी उसका जो उप विभाजन किया गया है वो कितने भागों में किया गया है? तो वो किया गया है 4 भागों के अंदर। कौन कौन से? एक तो भावर प्रदेश, दूसरा है तराई प्रदेश, तीसरा है बांगर प्रदेश और चौथा क्या है? चौथा है खादर प्रदेश। ये जो भावर प्रदेश है यहाँ पर जो है नदियाँ जो होती हैं वो लुप्त हो जाती हैं। यानी जो जितनी भी नदियाँ हैं, गंगा और उसकी सहायक नदियाँ जो हैं वो यहाँ पर कौन से क्षेत्र के अंदर? ये जो भावर प्रदेश है वहाँ पर लुप्त हो जाती हैं। इसके बाद में जो तराई प्रदेश है वहाँ पर नदियाँ पुनः दिखाई देती हैं। और यहाँ पर जो गोल गोल जो पत्थर होते हैं आपने कई जगह पर देखे होंगे, जो शिवलिंग के पास भी मिलते हैं और कई जो समुद्री इलाके होते हैं वहाँ पर जो गोल गोल जो पत्थर होते हैं वो इस क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। कौन से क्षेत्र के अंदर? तो ये जो तराई प्रदेश है यहाँ पर जो गोल गोल पत्थर होते हैं वो पाए जाते हैं और यहाँ पर नदियाँ पुनः दिखाई देनी शुरू होती है। यानी भावर प्रदेश के अंदर तो नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, यानी नदियाँ दिखाई नहीं देती हैं। और इसके बाद में जो तराई प्रदेश है इसके नीचे आता है, भावर प्रदेश के नीचे आता है तराई प्रदेश और यहाँ पर नदियाँ पुनः दिखाई देती हैं। फिर जो नीचे आता है हमारा बांगर प्रदेश, ये क्या है? ये इनको बाढ़ के मैदान भी कहा जाता है। बाढ़ के मैदान क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो मैदान बने हैं वो किससे बने हैं? ये जो नदियाँ होती हैं इनसे जो कई बार बाढ़ आ जाती है, यानी जो जल का स्तर होता है जो वो बढ़ जाता है, तब बाढ़ आ जाती है। और जो बाढ़ होती है उससे जिन मैदानों का निर्माण हुआ है वो कौन से हैं? जो ये बांगर और जो खादर प्रदेश है ये बाढ़ के मैदान कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि नदियों के अंदर जो बाढ़ आ जाती है उनसे इनका निर्माण हुआ है। यानी उनसे जो बाढ़ के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उससे इन दोनों प्रदेशों का निर्माण हुआ है। कौन कौन से? बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश। और ये जो बांगर प्रदेश है यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और ये जो खादर प्रदेश है यहाँ पर नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि ये जो उत्तर का विशाल मैदान है इसको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो भावर प्रदेश, दूसरा है तराई प्रदेश, फिर है बांगर प्रदेश और चौथा क्या है? खादर प्रदेश। सबसे ऊपर आता है भावर प्रदेश, यहाँ पर नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। दूसरा आता है तराई प्रदेश, उसके नीचे जस्ट नीचे आता है ये, यहाँ पर नदियाँ पुनः दिखाई देती हैं और यहाँ पर गोल गोल पत्थर पाए जाते हैं। फिर उसके नीचे आता है बांगर प्रदेश और ये यहाँ पर पाई जाती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी और इनको बाढ़ के मैदान भी कहा जाता है। और ये जो खादर प्रदेश है इसको भी बाढ़ के मैदान कहा जाता है और यहाँ पर नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा भावर प्रदेश किसको कहा जाता है? तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, भावर प्रदेश किसको कहते हैं? जहाँ पर नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, यानी नदियाँ दिखाई नहीं देती हैं, उस प्रदेश को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भावर प्रदेश। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? तराई प्रदेश किसको कहते हैं? तो ये जो तराई प्रदेश है ये किसके नीचे आता है? ये आता है भावर प्रदेश के जस्ट नीचे। यानी अगर इंडिया का मैप हम देखेंगे तो ये जो हिमालय के नीचे ये जो मैदान शुरू होता है, यानी जो उत्तर का विशाल मैदान है जो शुरू होता है, तो सबसे ऊपरी भाग कौन सा होगा? तो वो होगा भावर प्रदेश और वहाँ पर नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। और उसके जस्ट नीचे आता है तराई प्रदेश। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर नदियाँ पुनः दिखाई देती हैं और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर गोल गोल जो पत्थर होते हैं
आप लोगों ने कई बार समुद्री जो तट होते हैं वहाँ पर देखा होगा, जो गोल गोल पत्थर होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये जो तराई प्रदेश होता है यहीं पर पाए जाते हैं। कौन से? वो जो गोल पत्थर होते हैं वो तराई प्रदेश के अंदर ही पाए जाते हैं और यहाँ पर नदियाँ पुनः दिखाई देती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बांगर प्रदेश। किसको कहते हैं? तो बांगर प्रदेश मैंने आपको बताया, ये जो होते हैं, जो बांगर प्रदेश है इसको बाढ़ का मैदान भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि नदियों में कई बार बाढ़ आ जाती है और जो नदियों में जो बाढ़ आती है उसके द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उसी से इस बांगर प्रदेश का निर्माण हुआ है, इसलिए इसको बाढ़ के मैदान भी कहा जाता है। और यहाँ पर क्या पाई जाती है? तो यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऐसे ही खादर प्रदेश भी है, वो भी बाढ़ से ही बने हैं, इसीलिए उनको भी बाढ़ के मैदान कहा जाता है। तो ये बांगर प्रदेश था जो बाढ़ के मैदान है और यहाँ पर क्या पाई जाती है? यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है खादर प्रदेश। किसको कहा जाता है? तो खादर प्रदेश किसको कहते हैं? तो ये जो खादर प्रदेश है इसको भी बाढ़ के मैदान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो नदियों के अंदर जो बाढ़ आ जाती है उसके द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उसी से इनका भी निर्माण हुआ है। कौन से? खादर प्रदेश का। और यहाँ पर क्या पाई जाती है? यहाँ पर नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और वो जो बांगर प्रदेश था वहाँ पर क्या पाई जा रही थी? वहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पर क्या पाई जाती है? यहाँ पर नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है उत्तर का विशाल मैदान का उप विभाजन कितने भागों में किया गया है? तो वो कितने में किया गया है? तो वो किया गया है 4 भागों में। कौन कौन से? एक तो पंजाब और हरियाणा का मैदान, और ये जो पंजाब और हरियाणा का जो मैदान है इसको सिंधु व सतलज का मैदान भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो पंजाब और हरियाणा का जो मैदान है इसका निर्माण कौन सी नदियों और कौन सी नदी और उसकी सहायक नदियों से हुआ है? तो ये जो सिंधु और जो सतलज नदी है और जो इनकी सहायक नदियाँ हैं उससे ही निर्माण हुआ है। किसका? पंजाब और हरियाणा के मैदान का। यानी जो ये जो सिंधु और जो सतलज नदी है और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसके द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उससे ही किसका निर्माण हुआ है? उससे ही निर्माण हुआ है पंजाब और हरियाणा के मैदान का। और ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, जो फर्टाइल जो क्षेत्र है वो कौन सा है सबसे ज़्यादा? वो है पंजाब और हरियाणा का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर समतल जमीन पाई जाती है। और ये किससे बना है? ये सिंधु और सतलज और उनकी सहायक नदियों से निर्माण हुआ है। किसका? ये जो पंजाब और हरियाणा का जो मैदान है उसका निर्माण हुआ है। और ये भाग किसका है? ये उत्तर के विशाल मैदान का ही भाग है। तो चलिए दूसरा पार्ट क्या है इसका? दूसरा पार्ट है इसका राजस्थान का मैदान। और ये जो राजस्थान का जो मैदान है उसको कहते हैं मरुस्थलीय मैदान। यानी ये जो हरियाणा और जो पंजाब का कुछ भाग जो है, हरियाणा और पंजाब का जो मैदान है उसका कुछ भाग राजस्थान के अंदर भी आता है। और वो कैसा है? तो राजस्थान कैसा है? राजस्थान के अंदर पानी की थोड़ी कमी है, तो यहाँ पर मैदान कैसा होगा? तो यहाँ पर मैदान होगा मरुस्थलीय। तो ये जो राजस्थान का मैदान है ये मरुस्थलीय मैदान है। इसके बाद में तीसरा आता है गंगा का मैदान। और गंगा का जो मैदान है ये जो यूपी वाला क्षेत्र है, ये जो यूपी झारखंड वाला जो क्षेत्र है ये किससे बना है? तो ये बना है गंगा और उसकी सहायक नदियों से। यानी गंगा और जो उसकी सहायक नदियाँ हैं उसके द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उसी से निर्माण हुआ है। किसका? तो वो हुआ है गंगा के मैदान का। और इसको गंगा का ही मैदान कहा जाता है। इसको गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है, लेकिन अगर हमें गंगा का मैदान भी दिया जाए तो हम लोग उसको गलत नहीं करेंगे। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों का मैदान है, क्योंकि ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसके बाद में चौथा आता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ये जो इधर यूपी के इस साइड वाला, ये जो लेफ्ट साइड वाला क्षेत्र देखेंगे तो वो है गंगा का मैदान, और उसके राइट साइड वाला जो क्षेत्र है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे ब्रह्मपुत्र का मैदान। और ब्रह्मपुत्र का मैदान क्यों कहेंगे? क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र जो नदी है और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसके द्वारा जो मिट्टी लाई गई है उसी से निर्माण हुआ है। किसका? तो वो हुआ है ब्रह्मपुत्र के मैदान का, इसीलिए इसको ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। तो ये उत्तर के विशाल मैदान के 4 भाग किए गए हैं। कौन कौन से? यानी इसका विभाजन तो किया ही गया था और उसके भी उप विभाजन कर दिए, यानी उसके भी 4 उप विभाजन कर दिए। कौन से? एक तो पंजाब और हरियाणा का मैदान, और वो किससे बना है? तो वो बना है सिंधु सतलज और उनकी सहायक नदियों से। फिर आता है दूसरा, कौन सा? राजस्थान का मैदान। ये जो पंजाब और हरियाणा का जो मैदान है उसका कुछ भाग राजस्थान के अंदर भी आता है, और वो कैसा है? तो वो है मरुस्थलीय, इसलिए इसको जो राजस्थान का जो मैदान है उसको मरुस्थलीय मैदान भी कहते हैं। इसके बाद में तीसरा आता है गंगा का मैदान। ये जो गंगा का मैदान है ये किससे बना है? ये बना है गंगा और उसकी सहायक नदियों से।
जो यूपी के लेफ्ट साइड वाला जो क्षेत्र है वो गंगा का मैदान है, और जो उसके राइट साइड वाला जो क्षेत्र है उसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। उसको ब्रह्मपुत्र का मैदान क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से जो मिट्टी लाई गई है उसके द्वारा ही निर्माण हुआ है किसका? ब्रह्मपुत्र के मैदान का। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या है? प्रायद्वीपीय भारत का आकार कैसा है? यानी तीसरा जो उसका जो चौथा पार्ट था किसका? हमने भारत के भौगोलिक विभाजन कितने किए थे? तो वो किए थे 6। सबसे ऊपर कौन सा था? तो सबसे ऊपर था उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, फिर आया था हमारा उत्तर का विशाल मैदान, फिर था थार मरुस्थल। थार मरुस्थल कहाँ पर है? तो वो पाया जाता है राजस्थान के अंदर। और फिर उसके बाद में चौथा पार्ट क्या है? चौथा पार्ट है प्रायद्वीपीय भारत। तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत है ये कैसा है, यानी इसका आकार कैसा है? तो वो कैसा है? त्रिभुजाकार। आप लोग इंडिया के मैप के अंदर भी देख सकते हैं, जो कल मैंने आपको, और वो स्टार्टिंग में भी मैंने आपको दिखाया था जब मैंने टॉपिक का नाम बताया था कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो मैंने बताया था आपको हम पढ़ने वाले हैं भारत का भौगोलिक विभाजन, और उसके नीचे जो पिक्चर थी वो आप लोग जरूर से देखिएगा। उसके अंदर ये जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका आकार कैसा दिखाई देगा आपको? तो वो दिखाई देगा आपको त्रिभुजाकार, यानी जो प्रायद्वीपीय भारत है वो त्रिभुजाकार का है। इसके बाद में चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण कैसे हुआ है? तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत जो है इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो वो हुआ है ज्वालामुखी क्रियाओं से। यानी जो उत्तर का विशाल मैदान था उसका निर्माण तो कैसे हुआ था? उसका निर्माण हुआ था नदियों से, यानी जो हिमालय से जो नदियाँ आती है और उनकी जो सहायक नदियाँ होती है उसी से निर्माण हुआ किसका? उत्तर के विशाल मैदान का। और उसके बाद में ये जो प्रायद्वीपीय भारत आता है इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है ज्वालामुखी क्रियाओं से, यानी यहाँ पर सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं और उनके द्वारा जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसके द्वारा ही निर्माण हुआ है किसका? तो निर्माण हुआ है प्रायद्वीपीय भारत का। यानी ये जो प्रायद्वीपीय भारत जो है इसका निर्माण कैसे हुआ है? वो हुआ है ज्वालामुखी क्रियाओं से। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है प्रायद्वीपीय भारत। पहला सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो वो है उत्तर का विशाल मैदान। और उसके बाद में जो सबसे बड़ा क्षेत्र आता है वो कौन सा है? तो वो है भारत का प्रायद्वीपीय भारत, यानी प्रायद्वीपीय जो पठार और जो पर्वत है वो आते हैं भारत के दूसरे बड़े सबसे क्षेत्र में। सबसे पहला कौन सा है? तो वो है उत्तर का विशाल मैदान, और दूसरा क्या है? प्रायद्वीपीय भारत। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रायद्वीपीय भारत को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्रायद्वीपीय जो भारत है उसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो प्रायद्वीपीय पर्वत और दूसरा क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। यानी ये जो प्रायद्वीपीय भारत है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो प्रायद्वीपीय पर्वत और दूसरा क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। इसके बाद में कुछ नहीं है, यानी आज की हमारी जो क्लास है वो यहीं पर ख़त्म होती है। यानी आज हमने जो पढ़ा प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर के विशाल मैदान के बारे में पढ़ा फुल डिटेल से, यानी उत्तर का जो विशाल मैदान था उसको हमने फुल डिटेल से समझ लिया है। अब उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा आपके समझने लायक जो हो। और अब हम कल की क्लास के अंदर क्या पढ़ेंगे? तो कल की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या? ये जो प्रायद्वीपीय भारत है यानी प्रायद्वीपीय जो पठार हैं और जो पर्वत हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम। कौन सी क्लास के अंदर? कल की जो हमारी क्लास होगी, यानी जो इंडियन ज्योग्राफी का जो पार्ट 5 होगा उसके अंदर हम लोग क्या कवर करेंगे? उसके अंदर हम लोग ये जो प्रायद्वीपीय भारत है इसी को अच्छे से समझने वाले हैं, और हो सकेगा तो हम लोग उसके अंदर वो जो तटीय मैदान थे उनको भी अच्छे से कवर कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।